नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तैयारी किस चीज की? एग्जाम की और किस चीज की? तो आप कहेंगे सर एग्जाम तो हो नहीं रहा है और तैयारी पे हम लोग लगे हुए हैं। तो याद रखिए कि आपको आपका काम एग्जाम का इंतजार करना ही है। आपको लगातार उसके लिए तैयारी बनाए रखना है। ये नहीं कि एग्जाम 6 महीने बाद होगा तो हम लोग 6 महीने बाद तैयारी करेंगे, जी नहीं। क्योंकि जिस टाइम आप बैठे आराम कर रहे होते हैं उस टाइम कहीं ना कोई बैठा ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ाई कर रहा होता है। तो आपका जो कंपटीशन है वो उन लोगों से है जो पढ़ाई कर रहे हैं। आपका कंपटीशन उन लोगों से बिल्कुल नहीं है जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है वो पढ़ने वाले बच्चों का होता है, इंतजार करने वाले बच्चों का नहीं होता है। फिलहाल उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तारीख है 19 मई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपकी स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं यानी कि 73rd 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहां किया जा रहा है। इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन एक मुसीबत कोरोना वायरस के बाद भारत देश की ओर बढ़ी चली आ रही है और उसका नाम है अम्फान। अम्फान नाम का एक तूफान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है और आगामी कुछ समय में यह अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी जारी की है और इस चेतावनी को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है और हाल फिलहाल मौसम विभाग द्वारा उड़ीसा और बंगाल के लिए येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। येलो वार्निंग क्या होती है? येलो वार्निंग अथवा साइक्लोन अलर्ट ये 48 घंटे पूर्व जारी की जाती है, जबकि ऑरेंज अलर्ट जो होती है उसे साइक्लोन वार्निंग कहा जाता है और यह तटीय क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसम की संभावना से कम 24 घंटे पहले जारी की जाती है। इसके अलावा रेड अलर्ट जिसे सबसे खतरनाक माना जाता है और यह चक्रवात एकदम पास आ गया होता है, जिसे चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। यानी कि चक्रवात जब समुद्र से जमीन पर टकराता है उसके बाद इसका ये किधर जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा, कितना परेशान करेगा, इन सब के बारे में रेड अलर्ट जारी किया जाता है। तो हाल फिलहाल अम्फान नाम का तूफान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी से भारत की ओर बढ़ा। चक्रवात और भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। हमारे यहां हर साल छोटे बड़े चक्रवात आते ही रहते हैं। जैसे पिछले साल एक चक्रवात आया था, उड़ीसा के तट पर टकराया था फानी। लेकिन क्योंकि इसकी जानकारी हमें काफी पहले ही मिल गई थी, इस वजह से बहुत पहले ही 11 लाख लोगों को जहां उसका प्रोन था, यानी कि वो जो एरिया था जहां पर उसको हिट करना था, उससे पहले ही 11 लाख लोगों को वहां से निकालकर दूसरी जगह पहुंचा दिया गया था, जिससे बहुत कम नुकसान हुआ था। और इस वजह से आपके जो प्रमोद चंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि आपके नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव हैं, उनको सासाकावा पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि उड़ीसा में उन्होंने एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नेतृत्व किया था और इसके जरिए उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। सासाकावा पुरस्कार आपदा प्रबंधन के लिए ही दिया जाता है और इस बार उड़ीसा में फानी तूफान से लोगों को बचाने के लिए प्रमोद चंद्र मिश्रा यानी पीसी मिश्रा को दिया गया था। अगली जानकारी है चक्रवात क्या होता है, भारत और चक्रवात में क्या मतलब रिलेशन क्या है। तो चक्रवात जो होता है ये वायुमंडलीय दाब के चारों ओर जो गर्म हवाएं चलने लगती हैं, उनको तेज आंधी चलने लगती है, उसे चक्रवात कहा जाता है। दोनों गोलार्धों यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। उत्तरी गोलार्ध के जो चक्रवात होते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें जो ठंडी हवा होती है वो सेंटर में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात चलते हैं वो घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि इसमें जो बीच में केंद्र में होती है वो गर्म हवाएं होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इसे हरिकेन, टाइफून आदि के नामों से जाना जाता है, जबकि भारत में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से ही अधिकांश तूफानों की उत्पत्ति होती है। इन्हें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अपने निम्न दाब के कारण ऊंची ऊंची सागरीय लहरों का निर्माण करते हैं और इन चक्रवातों का मुख्य प्रभाव आपको तटीय भागों में देखने को मिलेगा। ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए, चक्रवातों के नामकरण का विषय सदैव से ही काफी महत्वपूर्ण रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों का नाम तय करते हैं। चक्रवातों के नामकरण के कारण चक्रवातों को आसानी से आप पहचान सकते हैं और इसके बचाव अभियानों में भी मदद भी मिलती है और किसी भी नाम का कभी दोहराव नहीं किया जाता। उल्लेखनीय है कि जो मौजूदा चक्रवात आ रहा है और इसका नाम अम्फान रखा गया है, यह अम्फान आपको थाईलैंड द्वारा मिला है।
तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्फान जो तूफान आया था उसका नाम किसने रखा था, तो उसका नामकरण थाईलैंड ने किया था। ये प्रथा अभी की नहीं है, 1900 से ये चला आ रहा है कि चक्रवाती तूफान से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को समय रहते सतर्क रखने के लिए इसके नामकरण की शुरुआत की गई थी। एनडीआरएफ की बात जरूर छेड़ूंगा यहां पर, क्योंकि अभी जब ये तूफान आएगा, भगवान न करे कि कुछ ज्यादा नुकसान हो और लोग सुरक्षित रहें, लेकिन फिर भी किसी भी तरह के बचाव राहत के लिए सामने आएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ऐसे में अगर हम बात करें तो इसका मोटो है सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड, आपदा सेवा सदैव। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 2006 में इसका गठन किया गया था और भारत सरकार के अधीन ये काम करता है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव यानी डायरेक्टर जनरल वर्तमान समय में एशन प्रधान है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। नेशनल डिजास्टर फोर्स इज एन इंडियन स्पेशलाइज्ड फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर पर्पज ऑफ स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्स टू ए थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन ऑफ डिजास्टर, और इसको जो है 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए इसे नियमित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा, बड़ा एक मसौदा पेश किया गया है, एजेंडा जो इसमें पेश किया गया है, उसकी वजह से ये सभा जो है वो काफी चर्चा में रहने वाली है। तो फिलहाल 18 मई के दिन जो हुआ उसमें ये बताया गया कि जो भारत होगा, अभी मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं, फिलहाल आगे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय सभा, वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का जिनेवा में आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जिनेवा। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच हेतु मसौदा प्रस्ताव पेश किया गया है। निष्पक्ष जांच, देश के विश्व के कई देशों को ऐसा लगता है कि चीन की इसमें कहीं ना कहीं कोई साजिश रही है, या चीन ने जो इसमें है वो सही भूमिका नहीं निभाई है। तो इस कारण जो है ये जो निष्पक्ष जांच का मसौदा पेश किया गया है कि वाकई में इस वायरस की जांच होनी चाहिए कि ये लैब में टेस्ट किया गया है या लैब में बनाया गया है या फिर ये प्राकृतिक है, आखिर ये इंसानों तक कैसे पहुंचा, इसका स्रोत क्या है, ये कहां से फैला। तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य सभा में कोविड-19 से संबंधित जांच हेतु यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में 62 देशों के गठबंधन का समर्थन किया है, यानी भारत भी चाहता है कि इसकी जांच हो। इन 62 देशों में बांग्लादेश, कनाडा, रूस, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और जापान जैसे देश शामिल हैं। इस मसौदे का प्रस्ताव में विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को संयुक्त रूप से कोविड-19 के स्रोतों का चिन्हित करना और मनुष्य कोविड-19 के संपर्क में कैसे आया जैसे मुद्दों को वैज्ञानिक तरीके से जांच करने का उल्लेख किया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका को भी संदिग्ध पाया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मार्च 2020 में ही जब G20 शिखर सम्मेलन हो रहा था, उस समय भारत ने बताया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की जरूरत है, थोड़ी सी पारदर्शिता की जरूरत है और जवाबदेही की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने कोविड-19 महामारी से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर सवाल उठाया और साथ ही अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली अपनी फंडिंग पर भी रोक लगा दी थी। इस मसौदे को पेश करने का जो कारण रहा है वो ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल रहा और पूरा विश्व एक बड़ी महामारी की चपेट में आया। वर्ष 2017 में चीन की सहायता से ही टेड्रोस एधनॉम घेब्रेयेसस को चुना गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक। अब ऐसे में जब चीन ने उनके ऊपर दरियादिली दिखाई थी तो कहीं ना कहीं विश्व इनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि टेड्रोस एधनॉम ने कहीं ना कहीं चीन की भूमिका को छुपाया है, कहीं ना कहीं चीन को सपोर्ट किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के बारे में चीन के दुष्प्रचार को बढ़ावा दिया है और जैसे चीन ने जानकारी दी उसी प्रकार से उसको आगे लेके आए हैं, जबकि इनका काम यह था कि उसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और उसको प्रॉपर तरीके से जो भी मानवीय पहलू के लिए इंपॉर्टेंट था उसको सामने लाना चाहिए था। और इसके कारण ही संभवतः वायरस ने और अधिक गंभीर रूप धारण कर लिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा क्या करेगी? देखिए, विश्व स्वास्थ्य सभा जो होती है ये WHO के प्रतिनिधियों का एक जो सदस्य देश है उनके प्रतिनिधियों का एक दल होता है जो ये WHO की नीतियों का निर्धारण करती है। यह संगठन की वित्तीय नीतियों की निगरानी भी करती है कि जो पैसा WHO को दिया जा रहा है वो सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बजट की समीक्षा और अनुमोदन भी करती है। यह WHO तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य होने वाले किसी भी समझौते के संदर्भ में
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। संगठन के कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना और इसे संचालित करना ये विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्य हैं। और अभी हाल ही में ये 73वीं 73rd जो है ये आपको जेनेवा में हो रही है 18 से 19 मई के दौरान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके लिए मुझसे ज्यादा आपको पता होगा कि ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन को लिए रिस्पॉन्सिबल है, यूनाइटेड नेशन को रिपोर्ट करती है। और विश्व में इनका पूरा जो मोटो है वो किसी भी तरीके से अपर लेवल की हेल्थ को, यानी कि जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ हो सकती है मनुष्य के लिए, उसको प्रोवाइड करने के लिए जो भी नीतियों की आवश्यकता हो उसको लागू करना है। फिलहाल वर्तमान समय में इसके जो हेड है वो है टेड्रोस अधनॉम। सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त की गई हैं, जो कि भारत की तरफ से गई हैं, और ये एनएस स्वामीनाथन जी की बेटी है, जेन एलिशन और पीटर सलामा। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 7 अप्रैल 1948 को यूएन के प्रयासों द्वारा डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई थी। अगली जानकारी है, यह भी आपकी विश्व स्वास्थ्य सभा में ही डिसाइड हुआ कि भारत 22 मई को डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 34 प्रतिनिधियों का एक दल होता है जो एग्जीक्यूटिव, यानी एग्जीक्यूटिव मतलब आप समझ सकते हैं कार्यकारी निकाय है डब्ल्यूएचओ का, नीतियों निर्धारण करेगा और जो भी अच्छे बेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह हो सकती है उनको खोजने का कार्य करेगा। फिलहाल इस वैश्विक संस्था के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति से 1 वर्ष के लिए इस पद के लिए भारत का नाम प्रस्ताव रखा था। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली बैठक में यह पद संभालेगा। इसमें डब्ल्यूएचओ के 194 सदस्य देश तथा पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। भारत डब्ल्यूएचओ में जापान की जगह लेने जा रहा है। डब्ल्यूएचओ का कामकाज का निर्धारण एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही करता है और इस बोर्ड में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। वहीं कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव विश्व स्वास्थ्य सभा में किया जाता है, जैसा कि अभी किया जा रहा है। तो फिलहाल भारत बनेगा इस बार यानी इस साल डब्ल्यूएचओ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है अलीबाबा के संस्थापक जैक मा। अलीबाबा के संस्थापक और चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन से बोर्ड पर से इस्तीफा दे दिया है। जैक मा जापानी कंपनी सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन से लंबे समय से बतौर बोर्ड सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अभी हाल ही में वहां पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मुद्दे गर्म हो गए वहां पर। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैक मा ने जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी के ऑफिस साझेदारी उद्यम वी वर्क जैसे जोखिम पूर्ण निवेश को लेकर संघर्षपूर्ण स्थितियों के कारण इस्तीफा दिया। यानी कि वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरह के कोई भी निवेश किए जाए, लेकिन शायद बोर्ड सदस्य नहीं माने और ऐसे में उनके पास बहुमत नहीं रहा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सॉफ्ट बैंक बोर्ड में 3 नए सदस्यों की घोषणा की। इनमें सॉफ्ट बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी योशी मित्सु गोटो और वासेदा विश्वविद्यालय के प्राध्यापक युको क्वामोटो भी शामिल हैं। सॉफ्ट बैंक ने अलीबाबा में काफी निवेश किया है। जैक मा साल 2007 में सॉफ्ट बैंक के बोर्ड में शामिल हुए थे। जैक मा के सॉफ्ट बैंक के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी मासायोशी सोन के साथ करीबी संबंध भी रहे हैं। मार्च में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का ताज भी इस समय अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के पास है। यानी एशिया के सबसे धनी व्यक्ति जैक मा है, जबकि दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी का नंबर आता है। अगली जानकारी है, इजराइल के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 मई को अपनी नई सरकार में 5वीं बार शपथ ली। इजराइल में नई सरकार नेसेट के शपथ ग्रहण समारोह को कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग निर्देशों के अनुसार आयोजित किया गया था। नेतन्याहू 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में रहेंगे। इससे देश में 18 महीने का राजनीतिक संकट समाप्त हो गया है और बेनी गैंट्स वैकल्पिक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की विशेष रूप से बनाई गई भूमिकाओं में काम करेंगे। इजराइल अभी चर्चा में रहा था क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी टेक कंपनी, बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इजराइल का पहला प्राइवेट बैंक खोलने जा रही है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। अगली जानकारी है, चीनी लेखक फांग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी प्रकाशित हो गई है। चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए थे। इस पुस्तक का प्रकाशन हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा किया गया है।
25 जनवरी 2020 को चीन की केंद्र सरकार द्वारा वुहान में तालाबंदी किए जाने के बाद फोंग ने एक ऑनलाइन डायरी पब्लिश करना शुरू किया था। बाद के दिनों में और हफ्तों में लेखक की रात को पोस्टिंग ने उसको लाखों नागरिकों की आशंकाओं, कुंठाओं, क्रोध और आशाओं को आवाज दी। जो चीजें वो नहीं एक्सप्रेस कर पाए थे वो इस पुस्तक के जरिए एक्सप्रेस कर पाए, जो मजबूर अलगाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाता है। सामुदायिक जीवन और गलत सूचना के स्रोत के रूप में इंटरनेट की भूमिका और घातक वायरस से किए गए पड़ोसियों के दोस्तों के जीवन। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या मतलब, थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। कहना ये चाहते हैं कि इस दौरान 60 दिनों के दौरान कई सारे लोगों ने बहुत कुछ झेला। इसमें उन्होंने अकेलापन भी महसूस किया होगा, इसमें उन्होंने अलगाव भी महसूस किया होगा, सामुदायिक जीवन से अलग हटने का क्या मंजर होता है इसके बारे में उन्होंने बातचीत की होगी। तो इस पूरी की पूरी पुस्तक में ये सब बताया गया है। तो फिलहाल फांग की एक पुस्तक है वुहान डायरी। वुहान डायरी किसने लिखी है? फांग ने। एचडीएफसी के जुबैर इकबाल जो है उनको जम्मू कश्मीर बैंक का नया एमडी बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एचडीएफसी बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर का बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर के छिब्बर अगले 3 वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेहतर परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग अलग करने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश के तहत की गई है। इससे पहले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एक ही माने जाते थे, लेकिन अब इनको अलग अलग कर दिया गया है। तो एचडीएफसी के जुबैर इकबाल बने हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए एमडी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी न्यूज फटाफट की। 17 मई विश्व हाइपरटेंशन दिवस। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। हाइपरटेंशन जो बीमारी है ये उच्च रक्तचाप से संबंधित है और विश्व में सबसे ज्यादा जानलेवा बीमारियों में से एक है, क्योंकि इससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कभी किडनी पर बुरा असर पड़ता है, तो लीवर पे, तो कभी हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पूरी दुनिया के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। और अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 40 से ऊपर हो चुकी है, यानी 40 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो प्लीज अगर आपने अभी तक कभी भी उनका ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाया है तो एक बार जरूर उनका ब्लड प्रेशर चेक करवाएं और नियमित रूप से इसकी जांच करवाएं। ये ऐसे रूटीन चेकअप हैं जो होने ही चाहिए हर फैमिली में। तो हाल फिलहाल इस वर्ष 2020 में विश्व हाइपरटेंशन दिवस का मुख्य विषय रहा मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। क्योंकि ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज ये सब ऐसे बीमारियां हैं जिनके अगर ये एक बार आपके शरीर में आ जाए तो आप इन्हें किसी दवा के जरिए दूर नहीं कर सकते। इनके साथ आपको जीवन जीना सीखना होता है और ऐसे में आपको व्यायाम, अच्छी पौष्टिक डाइट, अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाना होता है। अदरवाइज ये आगे चलकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व दूरसंचार दिवस। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष यानी 2020 में विश्व दूरसंचार दिवस का मुख्य विषय डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 का कम्युनिकेशन एजेंडा। 17 मई 1865 को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसे पहले टेलीग्राफ यूनियन भी कहा जाता था, की स्थापना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। 17 मई 1969 को पहली बार विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया था। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की बात करें तो इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान समय में इसके हेड है हाओलिन झाओ। 17 मई 1865 को इसकी स्थापना की गई थी एज ए टेलीग्राफ यूनियन। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक साल 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरूक बनाना है। भारत में इस दिन कई संग्रहालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें लोगों को संग्रहालय के बारे में विस्तार से बताया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत देश में लगभग 40 से अधिक संग्रहालय हैं और आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। तो 22 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन कौन बनेगा? भारत,
अलीबाबा के संस्थापक और चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के किस बोर्ड पद से इस्तीफा दे दिया है? तो सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। 17 मई को 5वीं बार इजराइल की नई सरकार के रूप में किसने शपथ ली है? वह है बेंजामिन नेतन्याहू। चक्रवाती तूफान अम्फान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? तो थाईलैंड द्वारा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका आयोजन आपका जिनेवा में किया जा रहा है। चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी लिखी गई है। किसके द्वारा? ये फांग फांग द्वारा लिखी गई है। और जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा किसको जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? वह है जुबैर इकबाल, HDFC से आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। कब? 17 मई को। प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। समाज में संग्रहालय की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रत्येक साल अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय 18 से 19 मई को विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये आपका सही आंसर होगा जेनेवा में। 28 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। कौन बनने जा रहा है? तो वो है अपना इंडिया, भारत। अलीबाबा के संस्थापक और चीनी अरबपति जैक मा ने जापान के बोर्ड पर से इस्तीफा दे दिया है? तो वह है सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन। 17 मई को 5वीं बार इजराइल की नई सरकार के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू, नए प्रधानमंत्री बने हैं। चीनी साहित्यकार किसके द्वारा? उनका नाम क्या है? उनका नाम है फैंग फैंग, जिन्होंने अभी पुस्तक लिखी है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा किसको जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? उनका नाम है जुबैर इकबाल, जो कि आपके HDFC बैंक से आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व हाइपरटेंशन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 17 मई को। प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। और संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो इसे लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।